दोस्तों ये बात तो हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 4-5 महीने से लगातार ईरान और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातें की जा रही थीं। दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर और सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर यही खबरें वायरल हो रही थीं कि ईरान बहुत जल्द ही न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है। इवन दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज भी ये दावा कर चुकी थीं कि न जाने कौन से दिन जब हम सुबह सोकर उठें और ईरान अचानक से ये दावा कर दे कि अब वो भी न्यूक्लियर हथियार बना चुका है और अब वो भी परमाणु हथियार रखने वाला मुल्क बन चुका है। और इन्हीं सारी चीजों का ही असर था कि ईरान का सबसे बड़ा और सबसे कट्टर दुश्मन यानी कि इजराइल भी काफी परेशान नजर आ रहा था। वो बार बार ईरान को लेकर पूरे यूरोप को डरा रहा था और अमेरिका को हर तरह से इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक कर दिया जाए। बल्कि उसके लीडर ने तो अमेरिका में जाकर ये तक बयान दे दिया था कि ये हमारे पास आखिरी मौका है, अगर हमने अभी अटैक नहीं किया तो हम फिर फ्यूचर में कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के जो ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन वॉर में उलझे हुए हैं वो इजराइल की कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नजर नहीं आ रहे थे। मगर दोस्तों अब अचानक से पिछले कुछ दिनों से लगातार अंदर की कुछ ऐसी खुफिया खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि जिन्होंने न सिर्फ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, दुनिया में हाहाकार मचा दिया है, बल्कि साथ ही साथ इस पूरे मामले को ही उलट कर रख दिया है। मगर दोस्तों अचानक से आकर पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली इन खबरों के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम लोगों के लिए ये जरूरी है कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर यानी अली खामनाई के उस बयान को भी सुने कि जो दरअसल उन्होंने अभी 3 से 4 दिन पहले ही दिया है, जिस बयान में उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से ईरान के ऊपर परमाणु बम बनाने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। क्योंकि हम तो कभी खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम परमाणु हथियार बनाएं, क्योंकि हम जिस इस्लाम यानी कि जिस इस्लाम के रूल्स को मानते हैं उसके हिसाब से हमें परमाणु बम रखना ही गलत है और इसीलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है और हम ऐसा चाहते भी नहीं हैं। लेकिन आगे साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम खुद परमाणु हथियार बनाना चाहते तो फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि जो हमको ऐसा करने से रोक सकती। दोस्तों जब ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि अली खामनाई इस तरह की बातें कर रहे थे तो हर कोई हैरान था। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर अली खामनाई इस तरह की सॉफ्ट बातें क्यों कर रहे हैं, बावजूद इसके कि दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज ऑलरेडी ये दावा कर चुकी हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, बल्कि कुछ महीने या फिर कुछ दिन ही दूर है। और साथ ही साथ बावजूद इसके कि ईरान के सुप्रीम लीडर अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में उनका एक खतरनाक और चालाक दुश्मन भी मौजूद है कि जिसको इजराइल के नाम से जाना जाता है और जिसके खुद के पास भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग ईरान के सुप्रीम लीडर की इन बातों से हैरान हो रहे थे उनको बहुत जल्द ही अपना जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर की इसी स्पीच में मिल गया था। दरअसल इसी स्पीच में आगे बात करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा था कि वेस्ट यानी कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील बुरी नहीं है। यानी दोस्तों ये खुले तौर पर इशारा था कि एक बार फिर से ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर डील में वापस आ रहे हैं, यानी कि ईरान बहुत जल्द ही एक बार फिर से यूरोप और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने वाला है। अब आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि आखिर ये न्यूक्लियर डील क्या है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने इसका नाम तो सुना होगा लेकिन वो इसके बारे में जानते नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों को आसान भाषा में बता दूं कि ये बात है सन 2015 के करीब की, कि जब ईरान बड़ी तेजी के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस वक्त ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने के बिल्कुल 3 महीने दूर था। ऐसे माहौल में इजराइल तो सबसे ज्यादा परेशान था ही, साथ ही साथ अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी परेशान थीं। हालांकि दोस्तों उस दौर में तो मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के अलावा भी एक और देश था कि जो ईरान के इस कदम से बहुत ज्यादा परेशान था और उस देश का नाम था सऊदी अरबिया। क्योंकि आज के दौर में भले ही इन दोनों देशों के रिश्ते नॉर्मल हो गए हों और ये दोनों देश अब दोस्त बन गए हों, मगर हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोनों ही देश इतिहास में एक लंबे वक्त तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। ऐसे ही माहौल में उस दौर में दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी ताकतों ने और दुनिया के कुछ बड़े बड़े देशों ने ईरान को हर तरह से मनाने की कोशिश की और आखिरकार वो उसको टेबल पर लाने में कामयाब हो गए, यानी उसके साथ समझौता करने का फैसला किया। इस समझौते में जहां एक तरफ ईरान था तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे देश थे। इन बहुत सारे देशों में से सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ग्रुप था कि जिसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके और अमेरिका, जबकि यूरोपियन यूनियन भी शामिल था कि जिसमें हम सभी जानते हैं कि यूरोप के ज्यादातर देश शामिल हैं। उसके अलावा जर्मनी भी शामिल था।
इन सारे ही देशों ने मिलकर ईरान के साथ समझौता किया। इस समझौते को अगर ऊपर से आसान भाषा में समझें तो आप ये समझिए कि इस समझौते के तहत जहां एक तरफ ईरान ने इन सारी ही ताकतों से ये वादा किया था कि अब वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर देगा, तो वहीं दूसरी तरफ इन सारी बड़ी ताकतों ने भी ईरान से ये वादा किया था कि उसके ऊपर से वो सारे सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध हट जाएंगे कि जो अमेरिका ने या फिर यूरोपियन यूनियन ने या फिर यूनाइटेड नेशंस ने लगाए थे। और इस तरह से अब ईरान की इकोनॉमी भी दुनिया की दूसरी देशों की तरह बूस्ट कर सकेगी। फिलहाल इस समझौते पर साइन हुए और दोनों तरफ से इस समझौते पर काम भी किया गया। ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया और परमाणु बम बनाने के ख्वाब को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के इन बड़े बड़े ताकतवर ग्रुप्स ने भी ईरान के ऊपर से लगभग सारे ही सैंक्शंस को हटा दिया। याद रहे कि जिस दौर में ये डील हुई थी वो दौर बराक ओबामा का दौर था। बराक ओबामा ने इस डील को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील करार दिया था। यानी उनके मुताबिक वो जो लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस पूरे ही करियर में उन्होंने इससे बड़ी कोई दूसरी अचीवमेंट हासिल नहीं की थी। मगर दोस्तों फिर धीरे धीरे वक्त गुजर गया और अमेरिका में एंट्री हुई डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑलरेडी एक्सट्रीम लेवल के प्रो इजरायली माने जाते थे, यानी इजराइल के कट्टर समर्थक माने जाते थे, उन्होंने पहले ही ये संकेत देना शुरू कर दिए थे कि अगर वो सत्ता में आते हैं यानी पावर में आते हैं तो ईरान का जीना मुश्किल कर देंगे। और यकीनी तौर पर उन्होंने सत्ता में आते ही ऐसा करना शुरू भी कर दिया था। न सिर्फ ट्रंप ने इतिहास में पहली बार जेरूसलम शहर को इजराइल की राजधानी की मान्यता दी, बल्कि साथ ही साथ अमेरिका को ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी उससे भी पीछे खींच लिया। साथ ही साथ ईरान के ऊपर वही सारे सैंक्शंस एक बार फिर से लगाना शुरू कर दिए कि जो किसी दौर में उसके ऊपर लगे हुए थे। ईरान के साथ जब ये सब कुछ हो रहा था तो ईरान परेशान तो काफी था, मगर फिर भी एक लंबे वक्त तक उसने सब्र किया। और सब्र की वजह ये थी क्योंकि यूरोप की वो बड़ी 3 कंट्री यानी कि यूके, फ्रांस और जर्मनी की जो ऑलरेडी इस न्यूक्लियर डील में शामिल थी, उन्होंने ईरान को इस बात का भरोसा दिलाया था कि वो फिर से कुछ न कुछ जरूर करेंगे। क्योंकि ट्रंप के इस कदम से खुद यूरोप की ये कंट्रीज भी खुश नहीं थी, बल्कि उनको ये खतरा महसूस हो रहा था कि अगर हम लोग ऐसा कदम उठाएंगे तो ईरान एक बार फिर से वही कोशिशें शुरू कर देगा कि जो वो 2015 से पहले करता आ रहा था। लेकिन दोस्तों जब धीरे धीरे ईरान को ये एहसास हो गया कि यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भी सिर्फ उसको भरोसा ही दे रहे हैं मगर प्रैक्टिकली कुछ कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने एक बार फिर से वही सारे कदम उठाने शुरू कर दिए कि जो वो 2015 से पहले कर रहा था, यानी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। याद रहे कि ईरान हमेशा ऑफिशियली इस बात से इनकार करता आया है कि वो परमाणु बम बना रहा है या फिर इस तरह का कोई इरादा रखता है, मगर दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज और बड़ी बड़ी एजेंसीज हमेशा से ही ये दावा करती आई हैं कि ईरान बहुत जल्द ही न्यूक्लियर पावर बनने वाला है। बात कर लें अब अगर करंट सिनेरियो की, तो ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील होने वाली है। वजह साफ है क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार ये परमाणु डील ऑफिशियली नहीं होने वाली है, बल्कि अंदर ही अंदर होने वाली है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि क्योंकि यूएसए अगर ईरान के साथ ये डील ऑफिशियल करेगा तो उसको बाकायदा बिल पास करवाना पड़ेगा। और आज के अमेरिकी राजनीतिक हालात देखकर ये महसूस नहीं होता है कि वहां पर इससे रिलेटेड ये बिल पास हो पाएगा। और इसीलिए बाइडेन गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब कुछ अंदर ही अंदर हो जाए। यही वजह है कि इसको डील का नाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसको एक अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया जा रहा है। यानी दुनिया के 2 देशों के बीच आपस में मशवरा करके कुछ चीजों को लेकर बस आपस में कुछ समझौता हो रहा है। इस बार के इस समझौते में ये माना जा रहा है कि जहां एक तरफ यूएसए की ईरान से ये डिमांड है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी लिमिटेड कर दे, यानी जो परमाणु बम बनाने का ख्वाब है उसको एक बार फिर से खत्म कर दे, और साथ ही साथ उसके जो कुछ कैदी हैं वहां की जेलों में बंद उनको आजाद कर दे, तो वहीं दूसरी तरफ यूएसए बदले में ये गारंटी देगा कि ईरान के ऊपर से ज्यादातर सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा, जितने भी प्रतिबंध वगैरह लगे हुए हैं। और साथ ही साथ ईरान का ऐसा बहुत सारा मालो दौलत कि जो दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद है और उसको फ्रीज कर दिया गया है, उसको भी एक बार फिर से ईरान के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। और जाहिर है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान का वो सारा पैसा, वो सारा मालो दौलत कि जो इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में यूएसए की तरफ से फ्रीज किया गया है, वो इतना ज़्यादा है कि अगर ईरान में वापस आएगा तो उसकी इकोनॉमी को एक नया बूस्ट देगा। साथ ही साथ अगर उसके ऊपर से ज़्यादातर प्रतिबंध हट जाएंगे तो वो न सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ और भी आगे बढ़ चढ़ कर
व्यापार कर सकेगा। उसका तेल भी और ज्यादा जगहों पर एक्सपोर्ट हो सकेगा। इसके अलावा भी इकोनॉमी से रिलेटेड ईरान के लगभग ज्यादातर मसले पूरी तरह से हल हो जाएंगे। फिलहाल जब से ये सारी खबरें बाहर निकल कर आई हैं, तब से सबसे ज्यादा गर्मजोशी का माहौल इजराइल में देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि क्योंकि वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं, वो वहाँ के लीडर नेतन्याहू पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अमेरिका को भरोसा दिलाने में नाकामयाब साबित हुए हैं, और यही वजह है कि अमेरिका बड़ी आसानी के साथ अब ईरान के साथ डील करने पर राजी हो चुका है। मगर दूसरी तरफ नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि जो अमेरिका और ईरान की डील हो रही है, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिका भी बार बार लगातार इजराइल को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि इस डील से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मिडिल ईस्ट में आज़ाद रहेगा, वो अपनी सारी पॉलिसीज को उसी तरह से चला सकेगा कि जिस तरह से चलाता आया है। डिफेंस के फील्ड में भी इजराइल को अमेरिका की वो सारी मदद मिलती रहेगी कि जो उसको टेक्निकली या फिर फाइनेंशियली मिलती रहती थी। मगर दोस्तों, भले ही अमेरिका इजराइल को कितना भी भरोसा दिलाने की कोशिश करता हो, एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस डील से इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इजराइल इतिहास में हमेशा से ही ईरान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाने की मांगे करता आया है, और वो जानता है कि इन सैंक्शंस के बावजूद भी उसको ईरान को कंट्रोल करने में कितनी ज्यादा दिक्कतें हुआ करती थीं। अगर ये सैंक्शंस हटेंगे तो ऑटोमेटिकली ईरान और भी लंबी छलांग लगाने में कामयाब हो सकता है। इसके अलावा जहां तक मामला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का है, तो इसको लेकर भी इजराइल के अंदर से लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इस डील के बावजूद भी ईरान छुप छुप कर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं चलाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।